आवाज नहीं आ रही है मिथिलेश भैया जी। आवाज क्या भैया ही नहीं दिख रहे हैं। भैया भी दिख गए और आवाज भी आ गई। नमस्कार आप सभी लोगों को। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। कैसे हैं कृपा जी, प्रिंस बाबू के हाल चाल कैसे हैं? ठीक है भैया, आशीर्वाद है आपका। अब आवाज भी आ रही है ना और तस्वीर भी दिख रही है। अब तो कोई शिकायत नहीं है। भैया जी आज ब्रिजेश कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया भैया। दाढ़ी वाड़ी सब मोछ ओछ। अरे दाढ़ी मोछ वो सब हटा दिए। लुक चेंज होता रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? हाँ? और बताइए आप लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है? अक्टूबर का महीना आ गया गांधी जयंती के बाद। कृपा जी और आवाज आ रही है पर्याप्त? हाँ भैया, हाँ। हाँ, आवाज आपकी बढ़िया। ब्रिजेश अगर नेटवर्क सही है तो दिखाओ, अपनी तस्वीर दिखाओ, थोड़ा मजा आता है बातचीत करने में, चेहरे की हंसी खुशी दिखती है। हाँ प्रिंस, क्या मुस्कुरा रहे हो? हाँ, होटल सब लोग चला रहे हैं, सब लोग अपने मन के राजा हैं, एक दिन तो बैठना है। माननीय गणेश यादव जी भी आ गए हैं। और नमस्कार नमस्कार गणेश भाई, नमस्कार। आवाज आपकी म्यूट है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, सब मंगल है, सारे मित्र मंगल में है। मैं देरी से वही कहूँ जुड़ने कि के जो लिए क्षमा है, प्रार्थी है। अरे भाई साहब देखिए, ये आपकी जो वो है ना विनम्रता है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि स्वर्णिम है विनम्रता। और सभी लोगों को सीखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। गणेश जी एक और बड़ी बात है, कई बार लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि उनकी गलतियों को कोई नोटिस नहीं कर रहा है और इसी वजह से वो सोचते हैं कि किसी बात को टाल दिया जाए, लेकिन दुनिया नोटिस करती है। तो जो व्यक्ति अपनी गलती को समझ के पहले ही एक बार कह देता है, ये बड़ी विनम्र चीज होती है और सीखने योग्य विषय है। हमारे जो नए मित्र हैं या आगे आने वाले वीडियो देखेंगे, तो भाई आप आंख बंद कर लिए हो, अगर कबूतर आंख बंद कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी। खैर आज सभी लोग एनर्जेटिक भी हैं और बिल्कुल समय पे मुझे लगता है कि आ गए हैं सभी मित्र। 2-4 मिनट की बात कोई अलग है और आज टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश जी विश्व के सर्वोत्तम जो धनुर्धर रहे हैं, अर्जुन, उनको हम जानते हैं और उनको ऑफिशियल उनको खिताब मिला हुआ है विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का, मतलब महाभारत काल में। और उनसे जुड़ी हुई जो किंवदंती है वह भी सब लोग जानते हैं, कथा है कि किस प्रकार से उन्होंने चिड़िया की आंख को देखा था। जब द्रोणाचार्य सभी शिष्यों की परीक्षा लेने लगे तो सबसे पूछा उन्होंने कि भाई बताओ क्या दिख रहा है, तो किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को शाखा दिख रही थी, किसी को पत्ते दिख रहे थे, किसी को वृक्ष के नीचे की चींटियों का टीला दिख रहा था और किसी को बाण चलाने की इजाजत ही नहीं मिली। मतलब डिजिटल में बोले तो किसी को पोर्टल शुरू करने की इजाजत ही नहीं मिली। अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी और उनको इजाजत मिली और बाकी तो इतिहास है कि किस प्रकार से उस सर्वोत्तम योद्धा ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। पोर्टल के मामले में भी ये जरा छोटी सी भूमिका थी। पोर्टल के मामले में भी 99% लोग, गणेश जी, प्रिंस बाबू, जितने हमारे मित्र हैं, कृपा शंकर जी काम कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि भाई बस चलो हम लिख रहे हैं खबर। अब किसके लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। और इसमें मैं विचार करने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टारगेट ऑडियंस अगर हम लेके आते हैं, फोकस करते हैं अपने ऑडियंस पे और हम किन के लिए लिख रहे हैं ये समझना क्यों जरूरी है और इसको कैसे समझे, समझने के बाद क्या करें, इन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। तब तक मैं माननीय गणेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस पे एक भूमिका रखें। टारगेट ऑडियंस कितना जरूरी है, किसके लिए हम खबरें लिख रहे हैं, किसके लिए हम पोर्टल बना रहे हैं, ये कैसे समझें, क्या कहता है आपका अनुभव और इस बारे में क्या आप लोगों को गाइड करना चाहेंगे? गणेश जी।
धन्यवाद मिथिलेश जी। और आज का बड़ा ही सार्थक विषय है, खासकर डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में जो एक टारगेट ऑडियंस का मुद्दा आप लोगों ने और हम लोगों ने निर्धारित किया है, बहुत ही सार्थक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, सबसे पहले हम ये चयनित करें कि आज के युग में हमारे पाठक कौन हो सकते हैं। प्रिंट मीडिया के अलग पाठक होते हैं, चैनल के अलग, न्यूज चैनल के अलग व्यूवर्स होते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के पाठक अलग होते हैं। डिजिटल मीडिया के पाठक वही होते हैं जिनको डिजिटल मीडिया की महत्वता का पता होता है कि डिजिटल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और कितनी तेजी से उनकी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैला सके। और मेरा मानना है कि वो ऑडियंस एक युवा पीढ़ी है। वो युवा पीढ़ी जो अधिकतर अपने मोबाइल को डिजिटल के माध्यम से जोड़ करके रखे हुए हैं। मोबाइल के माध्यम से प्रत्येक छोटी बड़ी खबर, जो भी डिजिटल से संबंधित चीजें हैं, सबको आदान प्रदान करने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाते हैं, बड़ी तेजी से इसको फैलाते हैं। तो मेरा मानना है कि जो युवा पीढ़ी है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे डिजिटल मीडिया के ऑडियंस हो सकते हैं। मैं इस बात को भी नहीं अछूता रख सकता कि जो वरिष्ठ हैं या बाकी जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो हमारे डिजिटल मीडिया से अछूते रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो ऑडियंस हमारा होगा वो युवा पीढ़ी होगा। अब उस युवा पीढ़ी की बातों को हम किस प्रकार अपने माध्यम से और लोगों तक फैलाएं या फिर उनकी बातों को और युवाओं तक फैलाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से खबरों का संकलन किए हैं, किस प्रकार से उनकी भावना, उनकी बातों को हमने अपने खबर में समाहित करके प्रमुखता से स्थान दे करके और हमने प्रसारित किया है, प्रकाशित किया है, ताकि जब भी कोई भी युवा इस खबर को देखे, पढ़े, तो उनको लगे कि नहीं, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। क्योंकि खबर एक ऐसी चीज है कि खबर जब ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलेगी तो अवेयरनेस आएगी, जागरूकता फैलेगी और लोग और सजग होंगे और फिर हमारी विश्वसनीयता भी लोगों में कायम होगी कि नहीं, ये डिजिटल मीडिया आज के युग में भरोसे की पत्रकारिता है। जिस प्रकार लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भरोसा न करके प्रिंट मीडिया पे कई बार करते हैं, उसी प्रकार जब हमारी खबरों का संकलन और हमारा आवाज आपकी म्यूट हो गई है शायद। हाँ, जब हमारा सिस्टम सही होगा, हमारे जो ऑडियंस है वो अधिकाधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ पाएंगे। जी, बहुत पॉइंट आपने रखा कि युवा वर्ग जो है हमारा टारगेट ऑडियंस हो सकता है। मैं आमंत्रित करूंगा कृपा शंकर जी को। कृपा भाई, किसके लिए खबरें हम लिखते हैं, किसके लिए लिखना चाहिए, टारगेट कौन है, चिड़िया की आंख क्या है इस डिजिटल पत्रकारिता में, इसके बारे में थोड़ा अपने विचार, अपने अनुभव बताएं, कुछ उदाहरण हो तो वो भी बताएं। कृपा शंकर जी। हाँ सर, नमस्कार। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, आज का विषय माना गया सर, वास्तव में वो बहुत ही अच्छा विषय माना जाएगा इसको, कि आजकल पोर्टल्स की संख्या भी बढ़ी है। हर एक पोर्टल्स चलाने वाले लोग ये सोचते हैं कि हमारे अधिक से अधिक ऑडियंस हो और अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचे। अभी सर ने जो बताया वास्तव में बात की, हाँ, अभी तक एक गलतफहमी हम पोर्टल चलाने वालों के बीच ये भी होती है कि हम उस विषय का चयन नहीं कर पाते, वो अपने ऑडियंस का चयन नहीं कर पाते और उनके हिसाब से खबरों का संकलन भी नहीं कर पाते कि कैसी खबर हमको किन लोगों तक पहुंचानी है। जो भी खबर आती है वो मतलब कि एक परोस दिया जाता है, ये उसी भांति जैसे कि कोई व्यक्ति दाल खाने वाला हो, उसके सामने सब्जी अगर परोस दिया जाए तो वो नहीं खा पाएगा। इसी तरीके हमारे जो खबरें हैं वो भी निरर्थक हो जाती हैं ऑडियंस के चुनाव न होने के कारण। तो सर ने जो कहा कि वास्तव में हमारा जो युवा वर्ग है, सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं तो अधिकांशतः मोबाइल के टच में वही है। इसके अलावा मैं अपने तरफ से एक चीज और जोड़ूंगा कि उनके अलावा महिलाओं को भी, कृपा शंकर जी थोड़ा माइक जरा पास में लाइए, माइक, थोड़ी आवाज जो है आपकी और स्पष्ट आएगी। हाँ, कह रहे हैं सर, युवा वर्ग के साथ साथ मेरा यह मानना है कि उनके विषय मतलब उनसे संबंधित विषय को का भी चयन रखा जाए कि मतलब कि उस चीज को वह पसंद करें।
और दूसरी महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं को भी अधिकांशतः देखने में आता है कि वो मोबाइल के टच में रहती हैं। अधिकांशतः इस समय का जैसा प्रोफेशन है, महिलाएं भी उसके टच में हैं, तो वो ऐसी खबरों का संकलन करें कि वो उनके लाभप्रद हो और उनके लायक रहेगी। तो अपने ग्रुप्स में जैसे कि एक लोगों के जैसे होता है कि हमको ये कोई अच्छी चीज लगती है तो हम चाहते हैं कि अपने लोगों तक भी उन चीजों को पहुंचाएं। तो एक ऑटोमेटिकली यदि उनके लायक हम खबरों को उनके सामने परोसते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे ऑडियंस से दूसरी जगह तक हमारी खबरों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे ऑडियंस बढ़ जाएंगे। क्यों मतलब सर? ठीक बात हेलो। हाँ, नहीं पॉइंट आपने बताया। आपने युवाओं को, नमस्कार श्रील दास जी, कैसे हैं भाई साहब? ये है कि आप लोग सब ठीक है? लाल लाल शर्ट आप पे बहुत फब रही है। हाँ, बिल्कुल चिर युवा के अंदाज में है। हाँ, सर की आवाज कटने लगती है। वो एक्चुअली अति उत्साह में श्री लाल जी पीछे चले जाते हैं, वो आवाज जो है उनके साथ भी। बहरहाल अच्छे लग रहे हैं भाई साहब आप। तो जो पॉइंट्स आपने रखे कृपा जी, और बहुत सॉलिड पॉइंट्स हैं। युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी आपने इंक्लूड किया, और नेचुरल है कि महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है पाठक वर्ग को लेके, तो बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हाँ, साथ में एक चीज और जोड़ेंगे सर कि जैसे कि खबरों की चैन की जहां तक बात हो रही है, अधिकांश हम पोर्टल चलाते हैं तो खबरों की चैन की जहां बात करें तो हम देखते हैं कि कोई भी खबरें आती हैं तो जैसे हो गया क्राइम से संबंधित हो गया या महिलाओं से संबंधित हो गया या कोई भी खबरें सोशल हो गई, पॉलिटिकल हो गई, कोई भी खबरें हम अपने पोर्टल पर परोस देते हैं। तो इस तरीके नहीं होना चाहिए। हमें, मेरा जो अपना मानना है कि हमको सबसे पहले अपने ऑडियंस का चुनाव करना चाहिए कि हाँ, हमको इसी ऑडियंस तक अपने खबरों को परोसना है और उन्हीं को। इससे यह होगा कि हमारी संख्या जो बढ़ाने की, ऑडियंस की संख्या बढ़ाने की, वो तेजी से बढ़ेंगे और भरोसेमंद रहेंगे वो हमारे, क्योंकि उनको इंतजार रहेगा कि हमारे लायक जो चीजें हैं यह पोर्टल हमें उपलब्ध कराता है और उससे वह जुड़े रहेंगे। ना कि जैसे कि अब वही बात मैं दोहराऊंगा कि अब क्राइम, अलग अलग तरीके की खबरें उसके सामने आएंगी तो हमारी विश्वसनीयता भी खत्म होगी उनके सामने। वो सोचेंगे कि यह तो वैसे ही कभी कुछ डाल रहा है, कभी कुछ डाल रहा है, मतलब कि वो अटपटा लगेगा उनको। तो कोशिश करें हम कि ऑडियंस का भी चुनाव करें कि हाँ, कौन से ऑडियंस तक हमें पहुंच बनानी है। बहुत सार्थक आपने बात कही, और कि भाई इसमें विश्वसनीयता भी बनेगी और इसमें जो है उस हिसाब से ऑडियंस भी हमारे डेवलप होंगे। अगर हम एक टेस्ट का एक टारगेट ऑडियंस हम डेवलप करते हैं तो श्रील दास जी को मैं आमंत्रित करूंगा माइक पास में लाके। श्रील दास जी, किसके लिए खबर लिखते हैं भाई साहब? आपकी इतनी लंबी पत्रकारिता रही है, या ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग खबरें, कोई पढ़े ना पढ़े भाड़ में जाए, हमें लेना देना नहीं है? खबर किसके लिए हम लिखते हैं? इतने लंबे लंबे हमारे पत्रकारीय कैरियर हैं, या जो खबर मिलती है हम वो लिख देते हैं, या कोई हमारे दिमाग में ऑडियंस होता है कि ये खबर इस ऑडियंस तक पहुंचनी चाहिए, इस ऑडियंस को जाननी चाहिए? और कई बार तो क्या होता है कि ऑडियंस डेवलप करना पड़ता है धीरे धीरे। जैसे कोई पढ़ना नहीं जानता है तो उसको धीरे धीरे पढ़ाई होती है। किसी मार्केट में अगर सेल्स की दृष्टि से बात करें तो वहां मान लीजिए कोई चप्पल नहीं पहनता है तो वहां चप्पल पहनने की आदत डालनी पड़ती है। तो ऑडियंस डेवलप करने की भी कला है। श्रील दास जी, न्यूज पोर्टल वाले किसके लिए खबर लिखते हैं? बेसिक चीजें बताएं, अपना अनुभव बताएं श्रील दास जी। सर देखिए, मतलब प्रिंट में काम किया शुरू में, लेकिन जब से इसमें आया हूँ तो अभी जहां तक मेरा तजुर्बा हुआ है कि ऑडियंस जो है यहाँ पर मैं अधिकारी जो करप्शन के अगेंस्ट जो लिखता है उसको ज्यादा पसंद कर। यहाँ पर तो जितना भी खबर अभी तक मैंने लगाया है और जबरदस्त लाइक उसमें आया। जैसे आईजी साहब भी करते हैं, आई लाइक इट योर ट्वीट, वो तुरंत लिख करके भेजते हैं, एक आधे घंटे में देखेंगे तो तुरंत भेज देंगे रिप्लाई। तो मैं जो लिखता हूँ करप्शन अगेंस्ट क्राइम और सेल्फ आर्टिकल ट्रेन से निकाल के भी लिखता हूँ कि नहीं यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। तो कोई अगर कुछ दिखाता है तो पूरी बॉडी बनाता हूँ और अपनी कलम बचा करके कि मेरी कलम कहीं पे ना रहे। आज तक उस ईश्वर के कृपा से
कभी मेरा कलम फंसा नहीं और ना ही मैं सोचता हूँ आगे फंसेगा। एविडेंस के साथ ही करता हूँ। बाई नेम खबर चल रहा, नाम बताता हूँ। भाई साहब प्रश्न ये है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन किसके लिए लिखते हैं? कौन पढ़ेगा उसको? जो आप मतलब आपका मतलब है कि जो तात्पर्य जो नए जमाने के लोग हैं पोर्टल लिखते किसके लिए है ये, या बस लिख देते हैं जो आता है सामने? ये एक बड़ा प्रश्न है जो उलझाता है। किसके लिए लिखते हैं? सबके लिए या किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास आयु वर्ग के लिए, किसी खास लोगों के लिए, या सबके लिए लिख देते हैं जो पढ़ना है पढ़े? सर देखिए, एक तो अलग अलग आर्टिकल होते हैं तो जनहित से जुड़ा हुआ रहता है, उसको भी करते हैं। कहीं पे कुछ ऐसी बातें हो रही है जिनको कोई नहीं कर रहा है, उसके पत्रकार बंधु भी है, बड़ी बड़ी घटनाओं को दबा देते हैं, बड़ी घटनाओं को दबा देते हैं लेन देन करके। मैं उस टाइप का आज तक एक भी काम नहीं किया, मैंने उजागर नहीं किया उस चीज को। किसी गरीब के साथ अन्याय हुआ है और उसको अगर वो दबा दे, उसकी संवेदना को वो दे, ये अच्छा नहीं है। उसकी संवेदना को समझना है, उसके तकलीफ को एहसास करना है, उसके दर्द को जानना है और अपने कलम से उसकी समस्या को आगे तक बढ़ाना है। समाचार से भी काफी असर पड़ रहा है कार्रवाई में। यहाँ पर अभी जितने भी हैं तो अवैध कारोबारी, जैसे मादक पदार्थ ले लीजिए, नशीली मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों, इनके ऊपर ज्यादा शिकंजा अभी करता है। पहले इतना नहीं होता था। जब से हम लोग चालू किए हैं यहाँ पर, आपके माध्यम से हुआ है, मैं आपको इसका है कि आप इसको हमारा जैसा नहीं होता और हम करेंगे बातें का। तो नितिन भैया को मैं श्रेय देता हूँ कि आपके माध्यम से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और आज जो हम कर रहे हैं ये आपके ही सहयोग से हमारी कलम चल रही है और ठोका पीटी चालू हुआ। मैंने उस नए लड़के ने जो आरटीआई की पंकज लखनऊ वाला जो है लड़का, उसने भेजा था आरटीआई लिखने के लिए कि सर एक बना के दे दीजिए। तो कल मैंने बना करके भेजा उनको, दैनिक इंडिया जो चला रहे हैं उनको भेजा है और वो भी दिया है 3 जो मैं आर्टिकल लगाया था कि किस प्रकार एविडेंस के साथ अपने को नाम जब अगर आपको छापना है तो एविडेंस के साथ ही अपना करना है। चर्चा अभी मतलब सही लाइन पे नहीं आ रही है। मैं एक बार और मैं प्रयास करता हूँ श्रीलदास जी, और प्रयास ये है कि जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं श्रीलदास जी, आपका वीडियो पॉज हो गया है। श्रीलदास जी नेटवर्क में है? चले गए हैं थोड़ी देर के लिए आराम करने। हाँ वो पॉज कर गया है वीडियो। ब्रिजेश सुन रहे हो या गायब हो कहीं? ब्रिजेश, नए लड़के का भी विचार ले लेते हैं, फिर चर्चा को थोड़ा सा धार देते हैं। ब्रिजेश गतांक में है। हाँ गतांक में। तो देखिए बड़ा विचित्र स्थिति है, और मैं बार बार वो कहावत मुझे याद आती है कि क्या सच में सारे शस्त्र चलाने जरूरी हैं? मतलब ठीक है, युद्ध कला एक देखा जाए तो उसमें गदा का भी महत्व होता था, धनुष का भी महत्व होता था, भाले का भी होता था, लेकिन अर्जुन सिर्फ धनुष को चूज करते हैं और उसमें पारंगत बनते हैं। ठीक है, बाकी शस्त्र भी उनको चलाने आते हैं, कोई बात नहीं। हमें किसी चीज में पारंगत होने की आवश्यकता है कि नहीं? हमें किसी खास टारगेट ऑडियंस पे पकड़ होने की जरूरत है कि नहीं? प्रश्न ये है। और जब आकाश शुक्ला जी ज्वाइन कर रहे हैं, और चलिए देर आए दुरुस्त आए, और तो ये बड़ा ऐसा विषय है जो हमें एक समझ हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ये आकाश शुक्ला जी एक बार जरा वीडियो ऑडियो ऑन करें आकाश जी, तो एक बार हम बहरहाल तो ब्रिजेश आवाज आ रही है? नमस्कार आकाश जी। नमस्कार भाई साहब। चलिए विलंब से ही आपका है, लेकिन स्वागत है। आज का विषय पता लग ही गया होगा, और इस पे ये आकाश जी बात कि
खबर हम किसके लिए लिखते हैं, कुछ टारगेट ऑडियंस होना चाहिए कि नहीं। जिस प्रकार से अर्जुन जो है चिड़िया की आंख पे ध्यान रखते थे, मतलब कहीं भी बाण नहीं चलाना है, टारगेट ऑडियंस फोकस होना कितना जरूरी है कंटेंट राइटिंग में। ये आपके प्रश्न से भी संबंधित है जो पिछली बार आपने बोला था कि कई बार खबरों का टोटा पड़ जाता है, खबर लिखना देना, तो फोकस होना कितना जरूरी है, खबर हम किसके लिए लिख रहे हैं, हमें विशेषज्ञ बनना कितना जरूरी है, हमारे पोर्टल की पहचान से भी संबंधित है ये। तो टारगेट ऑडियंस कौन है, कैसे बिल्ड करें, इस पे अगर आपकी थोड़ी बहुत राय मिल जाए तो फिर इस चर्चा को आगे की तरफ ले चलते हैं। पवन जी। देखिए, अभी तो खबरों का टोटा तो खैर वैसे है हर जगह, ऐसा नहीं है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप खबरों में क्या बचा के रखना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खबरों के लिए जरूरत होती है, आप स्टोरी फाइल करके रखिए। आप तो मेरा अगर जो पोर्टल देखे होंगे तो मेरे पास तो मैक्सिमम स्टोरी बेस होता है। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करें, आ रही है आवाज। वो मैं बोल रहा हूँ कि अक्सर स्टोरी बेस ही काम करना पड़ेगा सबको, समझ रहे हैं? क्योंकि अब पोर्टल और खबर, मुझे नहीं लगता है कि खबरों को बहुत ज्यादा लोग ध्यान देते हैं। आप अपने खबर को पठनीय बनाइए तो वो ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। और लेकिन जैसे आप अगर जो आप मेरा अगर प्रश्न ये है आकाश जी कि खबर हम लिख किसके लिए रहे हैं, स्टोरी हम किसके लिए कर रहे हैं, कौन पढ़ेगा उसको, इसको समझना आवश्यक है कि नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, वो बात तो हम समझ रहे हैं आपकी, हम तो वही बात बोल रहे हैं ना कि हम उसी लाइन पे आ रहे हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं कि आज किसी के पास समय नहीं है खबर पढ़ने के लिए। एक तो पॉलिटिकल हो गया, उसकी खबर अगर जो आप छापेंगे तो वो 2 नजर देखेगा, फिर वो स्टॉप करके चल देगा। आपको मेरे ख्याल से स्टोरी बेस्ड पोर्टल होना चाहिए ताकि अच्छी हेडिंग हो, अच्छे कंटेंट हो, जिसको लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो। मेरे पोर्टल पे आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे पोर्टल पर मैक्सिमम स्टोरी बेस्ड खबर आपको मिलेगी। अगर जो कोई प्रोग्राम की भी फोटो है तो हम उसको प्रोग्राम में नहीं, उसको थोड़ा सा हट के अलग करके स्टोरी बेस में कर देता हूँ। तो जब तक उसकी पठनीयता नहीं रहेगी ना, तब तक कोई भी आपकी खबर पढ़ेगा नहीं, और उसके लिए हमको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक बात, ठीक बात। मेरा जहां तक आइडिया है कि इस मुद्दे को लेके कि हम अपनी बात रखें, वो बात सही है, लेकिन हम हमारे मतलब पाठक को पसंद क्या है, हमको उसकी पसंद देखनी है। अब जैसे कमर्शियल खबरें हो गई तो वो तो एक आपका हो गया, कमर्शियल अलग हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, डेली बड़े हादसे हो गए, वो चीज अलग हो गई। अब जैसे हाथरस का मामला आज के डेट में एकदम ज्वलंत, हर आदमी वो खोजता है। अब क्योंकि हम इतने दूर हैं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा हमको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाथरस के मुद्दे को लेके वो यूपी में पॉलिटिक्स चल रहा है, वो ठीक है। हमारे यहाँ छोटी सी सूचना है भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टीवी चैनल सारे लगे हुए हैं, सब लोग उसी में देख के संतोष कर लेते हैं। लोकल इशू पे अगर जो आप पॉलिटिकल स्टोरी हो या मतलब अचीवमेंट स्टोरी हो, कोई बंदा हो, कोई लड़की हो जो बेहतर काम कर रही है, आप उसको जब फोकस करेंगे तभी मुझे लगता है कि आपकी पठनीयता बढ़ेगी। और जैसे मैंने अपने पोर्टल में दिया है, आप लोग खोल के देखिएगा, तो एक उदाहरण भी है, जैसे मेरे अल्फाज में एक हमने कॉलम चलाया साधना की शख्सियत। उसमें हमने चाय बगान कहाँ से मतलब लड़कियों को लड़कों को ढूंढ के लाया कि तुम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर हिंदी भाषी है लेकिन हिंदी में उनकी रुचि बहुत अच्छी है, अच्छी कविताएं लिखते भी हैं, और ये नहीं कि बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, लेकिन उनको एक लिखने की ललक तो है, तो हम उसको देते हैं, लोगों के सामने परोसते हैं, लोग पढ़ते हैं, तो उसको देख के 2 लोग और आते हैं। तो ये सारी चीजें जब तक लोकल स्तर पे आप नहीं करेंगे ना, तब तक मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पोर्टल्स की पठनीयता बढ़ेगी। और स्टोरी बेस ही मुझे लगता है कि पोर्टल की जितनी भी प्राथमिकता है सब स्टोरी बेस ही होगा, तभी कुछ काम हो सकता है। अन्यथा मेरे ख्याल से थोड़ा सा कठिन समय हो जाए, क्योंकि इतने पोर्टल्स और इतने चैनल सारे हो गए हैं कि खबर के लिए आपको कोई तभी पढ़ेगा जब कुछ आप अलग हटके करेंगे। मेरा तो यही मानना है कि जब अलग हटेंगे तभी होगा। एकदम सार्थक आपने बात कही चर्चा को, क्योंकि समय भी इस गति से बढ़ रहा है, थोड़ा सा कुछ विषय पे हम और आ जाते हैं। अच्छा, फेसबुक पे किसी पोस्ट को मित्रों ने बूस्ट किया है कभी? यहाँ जो लोग मौजूद हैं मित्र, कभी फेसबुक पे किसी पोस्ट को आप लोगों ने बूस्ट किया हो? आप इसकी देखिएगा,
पैसा मांगता है, हमको पैसा वैसा नहीं देने जाएंगे यार। नहीं, एक एक एक, एक स्टडी के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। तो हाँ, कुछ बोल रहे हैं कृपा जी आप बीच में? हाँ हाँ? सर, बूस्ट किया गया है। बूस्ट किया गया है ना। देखिए अब उसमें बूस्टिंग में क्या होता है, मैं इसको उदाहरण के तौर पे ले चलता हूं ताकि कुछ सार्थकता की तरफ बढ़े। अगर उस पे आप किसी पोस्ट को बूस्ट करते हैं, आप लीड लेना चाहते हैं, आप कुछ अपनी चीजों का प्रचार करना चाहते हैं, तो वहां पे वो ऑप्शन देता है क्रिएट ऑडियंस का। अगर ऑडियंस आप क्रिएट करेंगे तो इसमें क्या ऑप्शन है, मेरे कंप्यूटर में खुला हुआ है, मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं। इसमें सबसे पहले देता है जेंडर चूज करो। इसको मैं जोड़ूंगा अपने विषय से कि मतलब सभी को दिखाना चाहते हो, औरत पुरुष को, या सिर्फ मेन को दिखाना चाहते हो, या वुमेन को दिखाना चाहते हो। इसको बड़े ध्यान से आप लोग सोचिएगा। फिर दूसरा विषय है हमारा कि एक सेकंड, दूसरा विषय है कि एज ग्रुप क्या है। आप 18 साल से कम लोगों को देखना चाहते हैं, या 20 साल तक लोगों को दिखाना चाहते हैं, 30 साल तक लोगों को दिखाना चाहते हैं, 40 साल या 65 साल से अधिक। इस तरह से आप बिल्कुल एज स्पेसिफाई कर सकते हैं फेसबुक बूस्टिंग में। इसके बाद लोकेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, किस लोकेशन को दिखाना चाहते हैं, पूरे भारत भर को दिखाना चाहते हैं, किसी खास जिले को, किसी खास शहर को। इसके बाद प्रोफेशन डिसाइड करने को बोलता है फेसबुक कि आप किस प्रोफेशन के लोगों को दिखाना चाहते हैं, सभी लोगों को, या फिर किसी खास टीचर को दिखाना चाहते हैं, या फिर किसानों को दिखाना चाहते हैं, या फिर आईटी प्रोफेशनल्स को दिखाना चाहते हैं, पत्रकारों को दिखाना चाहते हैं। इन सारी चीजों को लेके तब जाके आपका ऑडियंस क्रिएट होता है। और आपने ध्यान दिया होगा जब आप फेसबुक बनाते हैं, पेज बनाते हैं, तब आपके सामने ये सारे आपसे जानकारियां मांगी जाती हैं। बेसिकली क्या करता है फेसबुक, आप अगर कोई चीज बूस्ट करना चाहते हो, पैसे लेता है। तो अगर मान लीजिए कि वो आपसे पैसे ले और आपको परिणाम न मिले, आप चाहते हैं कि आपके लोकल में आपका पोर्टल बहुत पॉपुलर हो जाए, आपकी खबरों को वो लोग पढ़ें जो आपको बाद में विज्ञापन दें। ऐसे मान लीजिए ऑल इंडिया लोग पढ़ते हैं, तो वो आपके ऑडियंस क्रिएट नहीं हो पाएंगे, आपके ऑडियंस नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर किसी खास एरिया में कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो बाद में आपको उसके पास जाना भी तो है। ऑडियंस डेवलप करना जरूरी क्यों है? अगर आपकी एक खबर को, जैसा कि आकाश जी ने बताया कि स्टोरी बनाते हैं, अगर स्टोरी मान लीजिए कश्मीर का बंदा पढ़ता है, ठीक है, पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कश्मीर के बंदे से विज्ञापन तो आप नहीं ले पाओगे, कश्मीर के बंदे से आप उसको मेंबरशिप तो नहीं बेच पाओगे। तो अल्टीमेटली ये बिजनेस मॉडल भी है कि आपका ऑडियंस कौन है, आप उसको दोबारा खबर कैसे दोगे, आप उसकी पहचान कैसे कर पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें क्या है कि बड़ा सोचना हमारा जरूरी हो जाता है कि टारगेट ऑडियंस हमारी कौन है, आदमी है, औरत है, एज ग्रुप क्या है। और उस हिसाब से जब हम काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, अगर हमारे पास 100 लोग रहते, आज तक हो गया, भास्कर हो गया, हर तरह की स्टोरीज करते हैं, लेकिन हम अकेले आदमी हैं। अगर सपोज कीजिए कि महीने भर में हम 30 स्टोरी करते हैं, 40 स्टोरी करते हैं, हर तरह की स्टोरी करते हैं, तो खिचड़ी पक जाएगा। आज आपके पोर्टल पर, आपकी पत्रिका में, खासकर पोर्टल्स की मैं बात करता हूं, अगर किसी ने हेल्थ की खबर पढ़ ली, कल्पना कीजिएगा, गणेश जी जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छी लगी खबर उसको बहुत ज्यादा, कल भी वो बंदा खबर सोचेगा कि यार इस पे हेल्थ की कुछ और जानकारी मिले। कल अगर आप उसको हेल्थ की पोस्ट नहीं देते हैं, तो फिर आपका ऑडियंस आपसे दूर चला जाएगा। उसको एंगेज करना पड़ता है। अगर किसी को क्राइम की खबर मिल गई और आप चाहते हैं कि क्राइम की खबर एक बार जिसने पढ़ लिया वो आपका एक ऑडियंस बन जाए, आपका एक लॉयल ऑडियंस बन जाए, अगले दिन भी उसको क्राइम की खबर चाहिए, फिर उसके अगले दिन भी चाहिए, तो आपको उसको बांध के रखना है। जब आप सबको तो बांध नहीं सकते, देश बहुत बड़ा है, ये समाज बहुत बड़ा है। आकाश जी बहुत विस्तृत, ये मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स घुसेड़ रहा हूं इसमें, तो सबको तो आप बांध नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी रिसोर्सेस नहीं है। हम मतलब दिन की हम 50 स्टोरी नहीं कर सकते, हम अकेले आदमी हैं, और हम 30 दिन तक हम ऑडियंस को नहीं बांध सकते हैं। तो क्यों ना हम ऑडियंस की पहचान करें, आदमी है, औरत है, युवा है, किस एज ग्रुप का है जो हमारी खबरों को पढ़ेगा। इसका एक और फायदा ये है कि जब आप ऑडियंस की पहचान कर लेते हो, तो आपके पास कंटेंट प्लान तैयार हो जाता है। आप कोई गूगल डॉक ले लो, किसी मेल में, कि अगर इस ऑडियंस को मैं पकड़ रहा हूं पर्टिकुलरली, तो मुझे ये 40 स्टोरी करनी चाहिए।
अगर किसी स्कूल को पकड़ रहा हूं तो मुझे ये 40 स्टोरी करनी चाहिए। तो आपके पास एक कंटेंट प्लान आ जाएगा। जब कंटेंट प्लान आ जाता है आकाश जी, बड़ी बारीकी से और विश्वसनीयता से कहूंगा, चूंकि रोर मीडिया को मैंने हेड किया हुआ है, बहुत रिच कंटेंट प्लेटफॉर्म रहा है वो। उसमें क्या करते थे हम लोग कि महीने भर का हम लोग प्लान बना लेते थे कि लिखना क्या है, कल क्या जाएगा, परसों क्या जाएगा, नरसों क्या जाएगा, उसकी हेडिंग, उसका रेफरेंस, सारी चीजें वहां पे नोट डाउन हो जाती थी। उसमें से 70 से 80% कंटेंट वही जाता था। बाकी जो टाइम टू टाइम कभी करंट अफेयर आ गया, कभी कोई चीजें आ गई, लेकिन हमारे दिमाग में आइडिया रहती थी कि हमें लिखना क्या है, हमें दिखाना किसको है। अगर मिलेनियल्स को हम पकड़ते हैं, मतलब युवाओं को पकड़ते हैं, तो युवाओं के लायक कंटेंट हमारे दिमाग में पहले क्रिएट हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से हम विज्ञापन दाताओं से भी संपर्क कर सकेंगे कि भाई देखिए, ऐसे जाके बोलेंगे कि हमारे पोर्टल पे 1 लाख लोग आते हैं, यकीन मानिए कोई विज्ञापन नहीं देगा। लेकिन अगर आप जाके बोलते हैं कि हमारे पोर्टल पर 1 लाख युवा आते हैं जो 20 साल से 28 साल की एज गैप के हैं, और ये पता लगाना बड़ा आसान हो गया है, चाहे गूगल एनालिटिक्स से, चाहे फेसबुक से, वो टूल्स की हम चर्चा आगे करेंगे। तो अगर आप किसी एजेंसी के पास जाते हैं, आपके शहर में कोई एजेंसी है, सपोज कीजिए शोरूम है बाइक का, उसके पास आप जाके बोलते हैं कि इस शहर के 1 लाख युवा मेरे पोर्टल पे आते हैं जिनकी एज 20 से 28 साल है, आपकी गाड़ी खरीद सकते हैं। यकीन मानिए फोकस ऑडियंस के साथ आपको विज्ञापन मिलेगा, मोटा विज्ञापन मिलेगा। आप दावे से बोल सकते हैं कि कोई पोर्टल मेरे आसपास भी नहीं खड़ा है। ऑडियंस फोकस करना जरूरी है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए महिलाएं आपकी ऑडियंस हैं, उससे रिलेटेड आप जा सकते हैं। अब प्लस विश्वसनीयता बढ़ेगी, आपके पास लॉयल ऑडियंस क्रिएट हो जाएगा एक। तो इसलिए फोकस करना जरूरी है। चूंकि समय कम है तो टूल्स की भी हम कुछ बात कर लेते हैं। फेसबुक बूस्टिंग का आप लोग देखिएगा, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज हैं। करें ना करें, कभी एक ट्रायल वर्जन पे 100-200 रुपए से लेके आप पोस्ट बूस्ट कीजिएगा अपने पोर्टल की, तो आप समझ पाओगे कि ऑडियंस कैसे कैटेगराइज की जाती है, कैसे फोकस किया जाता है। इसके बाद सपोज कीजिए गूगल एनालिटिक्स का आप लोग बारीकी से यूज करें, किस स्थान से आया, कौन सा बंदा आया, किस कीवर्ड पे आया, तो इससे थोड़ी सी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, थोड़ी सी जो है आपकी तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। तो टारगेट ऑडियंस का मुझे लगता है कि इस संदर्भ में बहुत बड़ा उपयोग है। और अगर हम क्रिएट नहीं करते हैं तो पता चलता है 5 साल 7 साल लगा दिए, जो खबर आई डाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली 100 में से 90 लोग ऐसे ही जिंदगी निकाल देते हैं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। कभी ये काम किया, कभी वो किया, क्यों किया, जो सामने आया कर लिया, ठीक है वो भी जरूरी है, लेकिन 90% आपके कार्य आपके विचारों से उत्पन्न होने चाहिए और आपकी योजना अनुसार चलना चाहिए। 90% कार्य बिजनेस हम प्लान करते हैं कि आगे किधर लेके जाना है, किधर नहीं लेके जाना है, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव भी हो सकता है, लेकिन टारगेट ऑडियंस हमें पता है कि हम जो लिख रहे हैं आज हम इस पे स्टोरी बना रहे हैं हाथरस पे, तो एक तो जनरल स्टोरी हो गई, जो खबर आ गई, उसमें स्पेस खाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े मीडिया पोर्टल, बड़े बड़े चैनल, बड़ी बड़ी रिसोर्सेज हाथरस की खबर दे रहे हैं, तो अगर आप भी हाथरस की खबर को देते हैं, जानकारी देते हैं, तो उसमें आपके लिए कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हाथरस की खबर पे आप कोई ओपिनियन लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, तो उसको पढ़ेगा कौन? ये दिमाग में विचार करके जब आप चलेंगे, अगली स्टोरी कौन पढ़ेगा, अगली स्टोरी कौन पढ़ेगा, फिर आप उस पर फोकस कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पुलिस के करप्शन पे आप प्रश्न उठाते हैं, पुलिस के करप्शन पे आप ध्यान देते हैं, तो इसको स्टोरी को फॉलो अप करना पड़ेगा। एक स्टोरी से कहानी नहीं बनती है, एक स्टोरी से ऑडियंस नहीं बनती है। तो ये सारी बातें हैं। 1 मिनट बचा हुआ है, अगर इस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न है, बहुत सारी बातें हैं इस पे, मैंने कहा कि एक चर्चा दूं, तो इस पे कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो अगली बार कलम उठाने से पहले जरूर सोचें कि ये मैं किसके लिए लिख रहा हूं, अपने लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, किसी नॉर्मल जो लोग कार्य करते हैं क्राइम क्षेत्र में उनके लिए, प्रशासन के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। तो ऑडियंस जरूर डिसाइड करे। इस संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, और अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो गणेश जी को मैं समापन भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। सबका आभार दें। और काम कीजिएगा मिथिलेश जी। जी भाई साहब, आप ये देखिए बूस्टिंग वाला मैं बता तो दिया, आता तो है, हमका 400 रुपया कौन देगा यार, हटा इसको साइड में कर दो। तो ये चीजें मेरे भी समझ में नहीं आई। सही बात तो ये है। कौन सा भाई साहब? ये क्या नाम है कि ये बूस्टिंग वाला, बूस्टिंग हाँ, बात कर रहा हूं।
देखिए फेसबुक बूस्टिंग का अब जो कि समय बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया, 11:40 हो गया, 40 मिनट निकल गया है, तो ये विषय कवर नहीं हो पाएगा। अगली बार हम किसी विषय को रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। लेकिन आप यूट्यूब में देखिएगा आकाश जी, या अलग से हम चर्चा कर लें। आप बस दिमाग में रखिए कि फेसबुक बूस्टिंग में टारगेट ऑडियंस सेट होता है, तो समझ पाएंगे कि स्टोरी लाइन क्या होती है। समय एकदम खत्म हो गया। फिर एक सेशन होता है 40 मिनट का 11 बजे, इसीलिए मैंने कहा था कि आज विषय बड़ा है, सबकी राय भी लेनी है। तो बट एक ओवर लाइन हो गई, बाद में हम इसमें गहराई में भी जाएंगे। गणेश जी मैं आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि हम सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी है ना, तो वहां भी मैं चला गया, वहां मीटिंग हो रही थी। मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, अगली बार इसको हम और डिटेल में चर्चा लेंगे। हमारा तो ये हर जी हफ्ते सर। का चर्चा है और आप लोग रखे। गणेश जी कृपया आभार व्यक्त करें इससे पहले कि जूम समाप्त हो जाए। आज के इस महत्वपूर्ण जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। और इसी प्रकार यूं ही प्रत्येक रविवार को हम सब उपस्थित होते रहे, अपने अपने विचार रखते रहे, और खासकर पवन जी, मिथिलेश जी, श्रील दास जी, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय इस महत्वपूर्ण विषय पे रखा। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और अपना महत्वपूर्ण समय में से कुछ पल इस जूम मीटिंग के लिए निकालने के लिए आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग बहुत एक जल्दी एक नए उद्देश्य के साथ अगले रविवार को। धन्यवाद। हर बार व्यापक चर्चा का प्रण लेते हैं, लेकिन 11 बजे आप लोग आए और मित्रों को भी जोड़े, और जितने प्रश्न हैं छोटे बड़े सभी प्रश्नों को रखते हैं हम साथ में, और यकीन मानिए कि पोर्टल हमारा लाभदायी सौदा हो जाएगा। और लगातार रिसर्च भी करें, आप भी कुछ नया लेके आए, कुछ नया विषय लेके आए, कोई जरूरी नहीं है कि केवल सुनना है। तो जो भी आपके दिमाग में आता है वो विषय रखें। गणेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और मिलते हैं दोस्तों अगले बार। नमस्कार आप सभी को।